हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल विपिन सर ऑफिशियल पे। आप यूट्यूब पर @विपिन भगत 93 सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। आज हम क्लास 10 का साइंस शुरू करेंगे। अगर आप भारतीय भवन बुक से पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर होगा और NCERT पढ़ते हैं तो पहला चैप्टर होगा जिसका नाम होगा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं कि परिवर्तन दो तरह का होता है, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। उनमें हम यह समझे हैं कि भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ पुनः अपनी अवस्था में आ सकता है। जैसे पानी को हम ठंडा करते हैं तो बर्फ बन जाता है और फिर उसे गर्म करने पर वापस पानी के रूप लिक्विड के रूप में आ जाता है। यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। लेकिन ऐसा परिवर्तन जो एक बार बदल जाए तो वापस अपनी अवस्था में नहीं आ सके, ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे दूध से दही बनना या दूध का फट जाना, ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। फिर सवाल यह उठता है कि रासायनिक परिवर्तन अगर हो रहा है तो उसे हम जाने कैसे पता करें कि कोई परिवर्तन जो है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इसके कई उपाय हैं। जैसे अगर हम देखें कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, यानी रासायनिक परिवर्तन के कारण पदार्थों में होने वाले बदलाव क्या क्या ऐसा बदलाव है जो रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। तो उसमें हम कह सकते हैं पहला जो बदलाव है वह अवस्था परिवर्तन। जैसे हम पहले से जानते हैं कि पदार्थ कई अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। और भी दो रूप है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ हम ठोस, द्रव और गैस की ही चर्चा करेंगे कि जैसे हाइड्रोजन, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एक गैस है और ऑक्सीजन यह भी एक गैस है। पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलता है तो जल का निर्माण होता है जो एक लिक्विड है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दो गैस मिलकर एक लिक्विड का निर्माण कर रहा है, अर्थात अवस्था परिवर्तन हो गया। गैस जो है लिक्विड में परिवर्तन हो गया, तो रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप यहाँ अवस्था में जो है परिवर्तन हो गया। दूसरे कह सकते हैं हम, यहाँ हम लिख सकते हैं कि गैस से द्रव में परिवर्तन तो ये अवस्था में परिवर्तन हो। और हम कह सकते हैं ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन कैसे समझें हम? जैसे जब हम अपनी घरों की रंगाई करते हैं तो उसमें पानी में हम चूना का इस्तेमाल करते हैं, चूना मिलाते हैं। तो जब पानी में चूना मिलाया जाए तो देखते हैं कि जो मिश्रण होता है वह उबलने लगता है, गर्म हो जाता है। तो वहाँ भी चूने और पानी में जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है उसे हम रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। यानी वहाँ जो परिवर्तन हो जाएगा, चूने और पानी का मिलना जो है, उनके मिलने के कारण जो है उनके ताप में वृद्धि हो जाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के दौरान ताप में परिवर्तन आता है। उसी तरह
रंग में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन का जो उदाहरण है हम कई तरीकों से ले सकते हैं। जैसे जब हम देखते हैं कि जब हमारे कपड़ों में खाते वक्त गलती से हल्दी लग जाए और उसे हम जब धोने ले जाते हैं तो हम सर्फ यानी वॉशिंग पाउडर के संपर्क में जैसे ही आता है तो उसका रंग पीले से लाल दिखने लगता है। तो यहाँ जो रंग परिवर्तन हो रहा है उस रंग परिवर्तन का कारण है रासायनिक अभिक्रिया। तो इस तरह हम देख पा रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। हम देखें कि अवस्था परिवर्तन, ताप परिवर्तन, रंग परिवर्तन, इसके अलावा और भी कई सारे परिवर्तन होता है जो देखने को मिलता है। बारी बारी से हम उसे देखते रहेंगे। ये जानेंगे कि ये जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसे अगर हम शब्दों में व्यक्त करें, वाक्य के रूप में व्यक्त करें तो बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे अभी हम लिखे थे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करता है। तो ये एक लंबी लाइन है। वैज्ञानिकों ने सोचा कि इतनी बड़ी बड़ी लाइन लिखना थोड़ा मुश्किल काम है, तो उन्होंने इसे छोटा बनाया और वाक्य न कह के शब्द समीकरण, शब्द समीकरण, शब्द समीकरण में हम रासायनिक अभिक्रियाओं में जो भाग लेता है उसे शब्दों के रूप में लिखते हैं। जैसे अभी हम लिखे थे कि ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन बराबर जल। यहाँ हम रासायनिक अभिक्रिया को शब्द के रूप में दिखा रहे हैं, तो ऐसे समीकरण को हम शब्द समीकरण कहते हैं। इसे ही हम रसायन भाषा में इनके संकेत के रूप में जब व्यक्त करें तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसी घटना को जब हम ऑक्सीजन के बदले O लिखें, हाइड्रोजन के बदले H लिखें और H2O के बदले H2 जल के बदले H2 लिखें तो ऐसे समीकरण को हम रासायनिक समीकरण करेंगे। और जब इसे शब्द के रूप में लिखें तो इसे शब्द समीकरण के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि जो है रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या है, क्या है, या रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं। तो इसके जवाब में हमारा उत्तर होगा कि जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक को उनके संकेत या सूत्रों की सहायता से व्यक्त किया जाता है तो ऐसे समीकरण को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर एक बार सुनते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक को उनके संकेत या सूत्र की सहायता से व्यक्त किया जाए तो ऐसे समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसे हम लिख भी सकते हैं। जब रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक
यौगिक को उनके संकेतों या सूत्रों की सहायता से व्यक्त किया जाए तो ऐसे समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे C+O2 CO2, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। अब हम जानते हैं कि रासायनिक समीकरण जो है कितने प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण के प्रकार, इसके जो प्रकार है वह दो प्रकार के होते हैं। पहला होगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण, इसका परिभाषा होगा कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें बाएं तरफ प्रत्येक परमाणुओं की संख्या दाहिनी तरफ की प्रत्येक परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं होती। इसे इस प्रकार लिखेंगे, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह की बाएं तरफ प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या दाएं तरफ के प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या के बराबर हो। अर्थात इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि बराबर नहीं हो। जैसे जब हम हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर जब हम जल बनाने का समीकरण लिखते हैं तो देख रहे हैं कि इस तीर के बाएं तरफ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 है और तीर के दाहिने तरफ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है।
अर्थात बाएं तरफ और दाएं तरफ हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं। तो जब यह संख्या बराबर नहीं हो तो ऐसे रासायनिक समीकरण को हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ ऑक्सीजन देख रहे हैं कि 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 2 परमाणु है और दाहिने तरफ ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, यह भी समान नहीं है। अर्थात कि समीकरण में तीर के बाएं तरफ और दाहिने तरफ प्रत्येक प्रकार का परमाणु दाहिने तरफ प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या के बराबर हो, ऐसे समीकरण को हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसे कंकाली समीकरण भी कहा जाता है। कंकाली समीकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे हमें केवल यह पता चल रहा है कि अभिक्रिया में कौन कौन से तत्व या यौगिक भाग ले रहे हैं, बल्कि कितनी संख्या में भाग ले रहे हैं यह संख्या पता नहीं चल रहा है। इसलिए असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण भी कहा जाता है। दूसरा है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण इसका परिभाषा होगा ठीक असंतुलित के उल्टा वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों तरफ प्रत्येक परमाणुओं की संख्या बराबर हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसे भी नोट कर लेंगे कि वैसा रासायनिक समीकरण वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के बाएं और दाएं दोनों तरफ प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या बराबर हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन बराबर CO2। यहाँ कार्बन की संख्या 1 है, दाहिने तरफ भी कार्बन की संख्या 1 है और यहाँ ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 है, तो दाहिने तरफ भी ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 है। इस प्रकार यह रासायनिक समीकरण जो है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा और ऊपर वाला हाइड्रोजन H+O2 एरो H2O, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या बराबर नहीं है, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या भी बराबर नहीं है, तो इसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आइए अब जानते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में कैसे परिवर्तित करें। असंतुलित रासायनिक समीकरण से संतुलित रासायनिक समीकरण में परिवर्तित करना। उसके लिए हम कोई उदाहरण लेंगे और फिर
उसे संतुलित करेंगे। जैसे अभी हम लिखे थे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर जल बनाता है H2O। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 1 है और दाहिने तरफ हाइड्रोजन की संख्या 2 है, अर्थात यह समीकरण असंतुलित है। इसे जब हम संतुलित करेंगे तो दोनों तरफ हाइड्रोजन की संख्या बराबर होनी चाहिए और दोनों तरफ ऑक्सीजन की संख्या भी बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन बाएं तरफ जो है, बाएं तरफ हाइड्रोजन की संख्या 1 है और दाहिने तरफ हाइड्रोजन की संख्या 2 है, जबकि बाएं तरफ ऑक्सीजन की संख्या 2 है और दाहिने तरफ ऑक्सीजन की संख्या 1 है। हम यहाँ दाहिने तरफ बाएं देख रहे हैं कि दाहिने तरफ जो है एक बड़ी संख्या है, तो उसके हिसाब से पहले ऑक्सीजन की संख्या को हम बराबर करेंगे। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 है, इसे हम 2 करें तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि इसे बंद कर दें, ब्रैकेट में क्या करते हैं, बंद कर दें, यानी इसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं और इसमें संख्याओं से गुणा करके बराबर किया जाता है। तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ 1 है, इसे 2 बनाने के लिए हम यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर रहे हैं। अब यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई, जबकि हाइड्रोजन की संख्या 2 दूना 4 हो गई। अब हाइड्रोजन की संख्या जब यहाँ 4 हो गई तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 1 है और इसमें 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन इधर भी 4 है और इधर भी 4 है, ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर भी 2 है। इस तरह हमारा जो संतुलित रासायनिक समीकरण बना वह बना 4H + O2 अभिक्रिया के बाद 2H2O, यह हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम जानते हैं कि ये जो रासायनिक समीकरण है उसमें और भी कई सारे पद हैं, उसे क्या कहते हैं इसे हम बारी बारी से नोट कर लेंगे। जैसे जो तत्व या यौगिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं, उसे अभिकारक कहा, अभिकारक। और जो भाग लेता है हमेशा समीकरण में बाएं तरफ लिखा जाता है, अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण में तीर के बाएं तरफ जो पदार्थ हैं उसे अभिकारक कहा जाता है, या रासायनिक समीकरण में जो भाग लेता है उसे अभिकारक कहा जाता है। रासायनिक समीकरण में दाहिने तरफ जो पद लिखा जाता है यानी तीर के दाहिने तरफ, वह रासायनिक अभिक्रिया का उत्पाद कहलाता है, अर्थात अभिक्रिया से पहले यह पदार्थ नहीं था, अभिक्रिया के फलस्वरूप वह पदार्थ हमें प्राप्त हुआ है और समीकरण में इसे तीर के दाहिने तरफ लिखा जाता है। अभिकार 2 या 2 से अधिक तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह दिया जाता है। उसी तरह उत्पाद भी अगर 2 या 2 से अधिक हो तो 2 के बीच में प्लस का चिन्ह दिया जाता है। अभिकारक और उत्पाद के बीच में हम तीर यानी एरो का चिन्ह बनाते हैं और वह तीर का जो नुकीला भाग होता है हमेशा उत्पाद की तरफ होता है। इससे हमें अभिक्रिया के दिशा का पता चलता है। तीर बाएं से दाएं तरफ दिख रही है, अर्थात कि बाएं तरफ वाले भाग मिलकर दाहिने तरफ वाले भाग का निर्माण करता है। इसमें और भी चीजें कुछ सीखनी है। जो अभिक्रिया है वो किस अवस्था में, ठोस है, गैस है, द्रव है या जलीय विलयन है। उसी तरह उत्पाद ठोस है, द्रव है, गैस है या जलीय विलयन है।
इसे भी हम रासायनिक समीकरण में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ हाइड्रोजन जो है वो गैस होगा, तो इसके लिए हम जी का इस्तेमाल करते हैं। गैस के लिए जी का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह ऑक्सीजन भी गैस है, तो यहाँ जी का इस्तेमाल होगा। जबकि H2O जो है जल है, जहाँ भी जल होगा या जलीय विलयन होगा वो एक्यू लिखा जाता है, एक्वा। जबकि अन्य द्रव वाले जो पदार्थ होगा, जैसे तेलीय पदार्थ हो गया, उसको हम एल लिखते हैं, लिक्विड लिखते हैं। जबकि जल और जलीय पदार्थ के लिए हम एक्यू लिखते हैं। ठोस पदार्थ के लिए एस लिखा जाता है, सॉलिड। द्रव पदार्थ के लिए एल लिखा जाता है, लिक्विड। जबकि जलीय पदार्थ, कोई पदार्थ जलीय है, उसके लिए एक्यू लिखा जाता है। तो ये 4 अवस्थाओं से हम बता सकते हैं कि रासायनिक समीकरण में जो भाग ले रहा है या जो उत्पाद का निर्माण हो रहा है वो ठोस है, द्रव है, गैस है या जलीय विलयन। इसके अलावा इसमें और 2 पद जोड़ा जाता है कि जब गैस का निर्माण होता है तो वो गैस अगर निष्कासित हो रही है तो तीर का चिन्ह ऊपर बना दिया जाता है, और गैस उसमें शामिल हो रहा है तो तीर का चिन्ह ऐसा। गैस अगर निष्कासित हो रही है तो तीर का चिन्ह यहाँ लिख सकते हैं, गैस निष्कासित हो रहा है, निष्कासित, तो हमारा तीर का चिन्ह ऊपर हो जाएगा। और अभिक्रिया के बाद कोई ठोस पदार्थ अपशिष्ट के रूप में मिल रहा है, ठोस अपशिष्ट हमें प्राप्त हो रहा है, तो उसे हम तीर के चिन्ह से नीचे की तरफ दिखा सकते हैं। इस तरह हमारा रासायनिक समीकरण वाला टॉपिक पूरा समाप्त हुआ। हम जाने कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, हम लोग संतुलित और असंतुलित के रूप में पढ़े। फिर हम सीखे कि असंतुलित से संतुलित कैसे किया जाता है। उसमें हम लोग पढ़े अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, तथा रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाला पदार्थ गैस, ठोस, द्रव या जलीय विलयन है, इसे हम कैसे बताएं। इसके बाद हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रकार। अब हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है या रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, जब भी कोई 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनाता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसमें एक खास पहचान है कि अभिक्रिया के बाद नया पदार्थ बनना चाहिए जिसका गुण उसमें शामिल होने वाले पदार्थों के गुण से भिन्न हो। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनाता है जल, H2O। यहाँ हाइड्रोजन जो है अत्यंत दहनशील पदार्थ, दहनशील। ऑक्सीजन जो है वो दहन का पोषक है, दहन का पोषक। अर्थात हाइड्रोजन जो है वो अत्यंत ज्वलनशील है, मतलब हाइड्रोजन धमाके के साथ जलता है, जबकि ऑक्सीजन के बिना दहन संभव ही नहीं। लेकिन इन दोनों को मिलने से जो बनता है जल, वह दहन के पोषक नहीं है, बल्कि दहन को कम कर देता है या दहन को बुझा देता है। इस तरह हम देख रहे हैं कि 2 पदार्थ जो ज्वलनशील है आपस में मिले तो दहन के कुपोषक हो, यानी दहन में कमी ला रहा है। तो यह जो अभिक्रिया है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि यहाँ जो पदार्थ मिल रहे हैं मिलकर इनका गुण क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है।
तो यह गुण अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होने वाले पदार्थ का गुण और बनने वाला यानी उत्पाद का गुण समान नहीं होना चाहिए। हम लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ, और यहाँ पदार्थ का मतलब तत्व या यौगिक से, तत्व या यौगिक मिलकर एक नया एक या अधिक भिन्न गुण वाला पदार्थ बनाता है तो वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर जल। आइए अब जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार के होते हैं, जिसमें हम मुख्य को ले रहे हैं